हेलो व्यूअर्स, आई एम एहसान सूरी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम ए इंग्लिश लवर्स। व्यूअर्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ बायोग्राफी ऑफ टी एस एलियट। टी एस एलियट जो एक बड़ा अच्छा एक स्टेटस रखते हैं इंग्लिश लिटरेचर में। ये ऐसे राइटर भी हैं, ये प्रोज राइटर भी हैं और प्ले राइटर भी हैं। इनकी जो पैदाइश है वो 26 सितंबर 1888 में जो है वो यूएसए में हुई। और ये जो इनकी जो पैदाइश है, जिस लोकेलिटी पे ये इनकी जो पैदाइश हुई वो सेंट लॉयस मैसूरी। टी एस एलियट, इनके जो फादर थे वो हेनरी वेयर एलियट थे और वो एक सक्सेसफुल जो है वो बिजनेसमैन थे। और इनकी जो मदर थी वो शॉर्लिट, जो कि एक पोइटस भी थी और सोशल वर्कर भी थी। तो उसमें प्योर टी एस एलियट की जो अर्ली एजुकेशन है वो यूएसए में हुई और वहीं पे इनकी स्कूलिंग हुई। और उसके बाद जो है इन्होंने जो है वो माइग्रेशन की और ये इंग्लैंड में चले गए, लंदन में चले गए। तो उसके बाद जो है इन्होंने अपनी जो है वो हायर एजुकेशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से की। और इस तरह से इनकी जो फर्स्ट पोएम जो है वो 1905 में वो फेबल फॉर फिस्टीज के नाम से इन्होंने अपनी जो है फर्स्ट पोएम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई। और इनका जो लिटरेरी कैरियर है वो लिटरेरी कैरियर इनका 1905 से 1965 तक जो है वो है, जिसमें इन्होंने बहुत सा वर्क है इनका। और इस तरह से 1905 में इनकी जो पहली पोएम है वहाँ से इन्होंने अपना स्टार्ट लिया। और उसके बाद जो है इनकी जो माइग्रेशन है वो होती है इसमें 1914 में ये लंदन में आ जाते हैं। और फिर लंदन से जो है ये फिर कहीं नहीं गए, वहीं पर जो है, क्योंकि लंदन इनको पसंद भी था, ये लाइक भी करते थे। और इस तरह से 1915 में इनकी जो पहले जो फर्स्ट इनकी मैरिज हुई वो एक खातून थी, लेडी थी, जिसका नाम जो है वो हेवुड था। हेवुड इनकी फर्स्ट वाइफ थी जिससे इनकी शादी हुई। और उसके बाद जो है इनकी फिर बाद में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी और वो शादी जो है वो आगे चलकर 1932 में इनकी फिर वो सेपरेशन भी हो जाती है। और इस तरह से उसके बाद इनकी जो है आपस में डाइवोर्स हो जाती है। और इस तरह से जो टी एस एलियट है ये एक इस तरह का इसमें इनका एक रोल है कंट्रीब्यूशन है लिटरेचर में, कि इन्होंने जो है उसमें ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव जो टर्म है वो लिटरेचर में इंट्रोड्यूस करवाई और बल्कि इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया। तो उसमें भी ये जो ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें टी एस एलियट हमें ये बताता है कि जो स्टेज प्ले है, ये जो ड्रामा है आपका, उसमें जो है अगर एक सीन आपका सैड सीन है तो सैड सीन अगर आप उसमें दिखा रहे हैं तो व्यूअर्स उसको देख रहे हैं, ऑडियंस उसको देख रही है, और उसके बैकग्राउंड में अगर आप एक ऐसा उसमें एक एटमॉस्फेयर पैदा कर दें जिसमें वो सैड जो है वो एटमॉस्फेयर नहीं होता बल्कि थोड़ा प्लेजेंट होता है, उसमें आप फ्लावर दिखा दें, उसमें आप जो है वो गार्डन दिखा दें, तो इस तरह से वो जो इमोशंस हैं वो व्यूअर्स में जो है वो क्रिएट नहीं होते, उनमें इमोशंस नहीं आते। इसी तरह से अगर कोई हॉरर सीन आप दिखाना चाहते हैं किसी फिल्म में, किसी ड्रामा में, तो उसके लिए जरूरी है कि वो जो हॉरर सीन जो है उसका भी एक एटमॉस्फेयर जो है आपको क्रिएट करना पड़ेगा। उसमें आपने जो है वो रात का मंजर दिखाना है, उसमें जो है आपने एक डेजर्ट दिखाना है, उसमें आपने जो है एक ऐसी जगह जैसे जंगल है तो फॉरेस्ट है वहां पे जो है आपने ये चीजें दिखानी है ताकि वो जो इमोशंस है वो उसमें क्रिएट हो सके और वो जो हॉरर सीन्स है उसका एक ऐसी सिचुएशन पैदा की जाए कि व्यूअर्स उसको एंजॉय भी करें और उनमें वो इमोशंस भी हैं। इसी तरह से अगर आपको लव सीन दिखाना चाहते हैं, अगर वो लव सीन में अगर आप उसमें फ्लावर दिखाते हैं, उसमें आप गार्डन दिखाते हैं, लव सीन में उसमें आप जो है एक स्ट्रीम दिखाते हैं, उसमें एक ऐसा एक नेचुरल ब्यूटी जो है उसको आप दिखाते हैं, तो उसमें जो है जो व्यूअर्स हैं वो ज्यादा उसमें एंजॉय करते हैं और ज्यादा जो है उनके अंदर जो है वो इमोशंस आती हैं। और अगर आप उस लव सीन को आप एक ऐसी जगह पे दिखाएं जो बड़ी एक डेजर्ट है या वहां पर एक साइलेंस है या वहां पर कोई ऐसी नेचुरल ब्यूटी नहीं है, तो इस तरह से जो व्यूअर्स हैं उनमें वो चीज जो है वो इमोशन जो है उसमें
नहीं आएंगे। इसी तरह से आपका एक हैप्पी सीन्स है, तो हैप्पी सीन्स को भी वो ऐसे ही कहते हैं कि हैप्पी सीन्स में भी आपने अच्छी चीजें जब आप दिखाएंगे तो उसके जब बैकग्राउंड में भी वो एक हैप्पी चीज ही आपको दिखानी चाहिए। उसमें ये नहीं है कि उसके बैकग्राउंड में कोई वहां पे कोई जुल्म हो रहा है, किसी के साथ ज्यादती हो रही है, या कोई ऐसा जो सीन है जिसमें जो है वो कोई उसमें मतलब है कि ऐसा काम कर रहा है जिसमें उसके साथ ज्यादती हो रही है, तो तब भी जो है वो इमोशन जो है वो व्यूअर्स में, ऑडियंस में जो है वो नहीं आएंगे। तो इस तरह से व्यूअर्स ये जो चीज है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ये उसकी एक खास डिस्टिंक्शन है जो उसने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया है। और सिमिलरली जो है वो टी.एस. इलियट जो है वो बहुत सी उसने टेक्निक्स और बहुत से स्टाइल जो है लिटरेचर में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं। इस तरह से इनकी जो ये इस तरह की सर्विसेज थी, इनका जो एक अच्छा काम था, तो उसमें ब्रिटिश स्टेट ने इनको जो है वो फेबर एंड फेबर जो एक हाउसिंग जो है वो यूं समझ लें कि एक ऐसा वो एक इदारा था, पब्लिशिंग हाउसिंग कह लें, तो वो लंदन में एक बड़ा पॉपुलर पब्लिशिंग हाउस था जिसका इनको डायरेक्टर बनाया गया, और ये 1925 में उसके डायरेक्टर रहे, और वो डायरेक्टर भी ये अपने टिल डेथ तक जो है वो उस पे रहे। तो इस तरह से इनको जो है और भी जो है ब्रिटिश स्टेट ने जो है इनको बहुत सी जो है वो इनको जो है उन्होंने एक फैसिलिटेट की है। तो इस तरह से जहाँ तक इनके वर्क की बात है, तो उसमें इनका एक ऐसे है ट्रेडिशन एंड फॉर द इंडिविजुअल टैलेंट, ये इनका बड़ा फेमस ऐसे है जो उन्होंने लिखा और जिसको बड़ी पॉपुलैरिटी मिली। और सिमिलरली जो है इसी तरह से इनकी जो है और इसमें प्लेज भी हैं जिसमें जो है वो एक उसमें एक फैमिली जो है वो पार्टी जो है वो भी इसका एक प्ले है। और इसी तरह से और भी इनके जो हैं वो प्लेज हैं वो बड़े पॉपुलर हुए। और इनकी जो खास जो पॉपुलैरिटी है वो इनकी जो एक पोएम है द वेस्टलैंड, उससे इनको जो है बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। वेस्टलैंड जो है इनकी पोएम, उसमें ये जो है वो ये बात एक्सप्लेन करते हैं वेस्टलैंड, वेस्टलैंड मीन्स के एक ऐसी जमीन जो डिस्ट्रॉय हो गई है, जो है एक ऐसी मतलब एक जमीन है जिसमें एक ऐसी कमर्शियल चीजें जो है बहुत ज्यादा आ गई हैं। तो जिस दौर में ये लिखी गई, जिस एज में, उस वक्त व्यूअर एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वार हमारी हो चुकी थी, और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद फिर वहां पर जो है लंदन में इंडस्ट्रियल जो है जो आप कह लें कि एक प्रोजेक्शन हुई और उसमें कारखाने लगे, फैक्ट्री और कमर्शियल माइंड हुए लोगों के। तो इस तरह से उसमें बहुत सी जो है एक स्पीडली काम हुआ। तो उस पर जो है ये थोड़े से कंफ्यूज थे टी.एस. इलियट, और इनकी जो परसेप्शन थी वो ये थी कि हम जो है हमारा जो एक जहन है, हमारा जो माइंड सेट है वो कमर्शियल माइंड हो गया। तो इस तरह से इन्होंने द वेस्ट लैंड लिखी, और वेस्ट लैंड को इन्होंने जो डेडिकेट किया वो अपने एक दोस्त जो है वो एजरा पाउंड को इन्होंने डेडिकेट किया। और उसमें उन्होंने यही बताया कि ये जो एज है इसमें हमें जो है सिर्फ एक इंडस्ट्रियल जो है वो प्रोग्रेस उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि एक दूसरी जो चीजें जो रिफॉर्म्स हैं या लोगों को एजुकेट करना है। तो इस तरह की इनकी परसेप्शन थी, और इस तरह से इन्होंने द वेस्ट लैंड लिखी, और वो इतनी पॉपुलर हुई कि उस द वेस्ट लैंड लिखने पर इनको जो है वो एक वो नोबेल अवार्ड भी दिया गया, जो कि 1948 में इनको नोबेल अवार्ड भी मिला। और इसी तरह से इनको एक और अवार्ड जो है वो ब्रिटिश स्टेट ने दिया, वो है द ऑर्डर ऑफ मेरिट। द ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है ये भी इनकी एक अचीवमेंट है जो इनको जो है वो टी.एस. इलियट को दिया गया। और सिमिलरली 1925 से 1935 तक इन्होंने क्रिश्चियनिटी पे जो है वो अपनी पोएम्स लिखी हैं, क्योंकि ये एक कैथोलिक थे, ये जो इनका जो एक रिलीजन था वो कैथोलिक था। और इस तरह से उसके बाद इन्होंने रिलीजन पर भी कुछ जो है अपना वर्क किया है, और उसमें भी जो है ये ज्यादा एक इंटरेस्टेड थे। तो व्यूअर्स इसी तरह से इनको जो है मतलब है कि उसमें ब्रिटिश स्टेट ने इनको ज्यादा जो है एक ऑनर दी, ज्यादा इनको जो है वो एक डिग्निटी दी,
और इनके जो वर्क को जो है वो बड़ा लाइक किया गया। और इसी तरह से इनकी इन द लास्ट जो है ऐसे है कि मैं इसको ऐसे सम अप करूँगा कि इनकी जो डेथ है वो 4 जनवरी 1965 को जो है वो लंदन में हुई। और उसकी जो रीज़न है, रीज़न ये थी कि इनको जो है वो लंग्स डिजीज थी, जिसकी वजह से जो है इनकी डेथ हुई। और वहीं पर जो है इनकी लंदन में जो है इनकी ग्रेव है। तो व्यूअर्स, आज तक इतना ही। हैव अ नाइस डे, सी यू अगेन।